13 साल से ये कंपनी की फिक्स होटल बनी हुई थी। हर साल यहाँ लाखों का बिल जाता था और पेमेंट कभी लेट नहीं हुई। लेकिन इस बार सालाना पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही मैं फ्रंट डेस्क पर टिश्यू का एक पैकेट मांगता हूँ, मालकिन मुस्कुराते हुए कहती है, टिश्यू 10 युआन। भाई, ये सुनकर मैं वहीं का वहीं रुक जाता हूँ। ये होटल पहले ही जरूरत से ज्यादा महंगी, खाना कम, स्वाद भी बस ठीक ठाक। सिर्फ ऑफिस के पास होने की वजह से मैं हमेशा यहीं क्लाइंट मीटिंग और कंपनी डिनर रखता था। मुझे चुप खड़ा देखकर मालिकन का चेहरा भी तुरंत बदल जाता है। मिस्टर हुआंग, हमारा छोटा सा बिजनेस है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी क्या ये थोड़े से पैसे देने में कंजूसी करेंगे? मैं बिना कुछ कहे 10 युआन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। रख लीजिए, बाकी रहने दीजिए। वो तुरंत फिर से मुस्कुरा पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हुआंग, आराम से जाइए। अगले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही मैं एक नोटिस जारी करने को कहता हूँ। आज से रोंगशान होटल से जुड़ा कोई भी रीइंबर्समेंट अप्रूव नहीं होगा। 13 साल पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट में वही मालिकन गर्मा गर्म खाना लेकर मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, जरा चख कर बताइए स्वाद कैसा है। 8 साल पहले जब उसने पहली बार अपना होटल बड़ा किया तो सबसे पहला प्राइवेट रूम मेरे लिए ही रिजर्व रखा। अगर आप जैसे पुराने ग्राहक नहीं होते तो आज मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचती। 5 साल पहले पूरा एक फ्लोर लेकर उसने शानदार ओपनिंग की। मेहमानों के बीच घूमती हुई अब वो एक सफल बिजनेस वुमन लग रही थी। मेरे साथ ग्लास टकराते हुए उसने फिर से शुक्रिया कहा, लेकिन इस बार उसकी बातों में पहले वाली सच्चाई नहीं थी। सब कुछ बस एक औपचारिक मुस्कान जैसा लग रहा था। 13 साल में मैंने इस होटल में जितना पैसा खर्च किया, उतने पैसों से शायद टिश्यू के पहाड़ खड़े हो जाते। नहीं, शायद टिश्यू बनाने की कई फैक्ट्रियां भी खरीदी जा सकती थीं। यह सोचकर गुस्सा नहीं आया, बस अंदर से अजीब सी ठंडक महसूस हुई, एक खालीपन। और पूरी बात इतनी अजीब लगी कि खुद पर ही हंसी आने लगी। मैं अब भी वहीं खड़ा था। मुझे चुप देखकर मालिकन फिर बोली, मिस्टर हुआंग, हर चीज की लागत होती है। आप इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, क्या सच में इन थोड़े से पैसों का भी हिसाब करेंगे? तभी एक कर्मचारी धीरे से बोलता है, मैडम, सिर्फ एक टिश्यू का पैकेट ही तो है, जाने दीजिए। मालिकन तुरंत उसी पर बरस पड़ती है। एक टिश्यू का पैकेट क्या हुआ? क्या फ्री में बांट दूं? 10 युआन पैसे नहीं होते क्या? तुम्हें यहां आए कितने दिन हुए हैं और अभी से बाहर वालों की तरफदारी करने लगे? आजकल बिजनेस करना कितना मुश्किल है, पता भी है। बिजली, किराया, स्टाफ, किस चीज का खर्च नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं छोटी छोटी बातों का हिसाब रखती हूँ तो ठीक है, ये 10 युआन इसी महीने तुम्हारी सैलरी से काट लूंगी ताकि याद रहे। मैं फिर बिना कुछ बोले पैसे उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। रख लीजिए, बाकी रहने दीजिए। पल भर पहले जो चेहरा सख्त था वो फिर से खिल उठता है। अरे मिस्टर हुआंग, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बड़े दिल वाले हैं। अगली बार आएंगे तो किचन से सबसे ताजा खाना आपके लिए अलग रखूंगी। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, बिजनेस हमेशा लंबे समय तक चलाने की सोच के साथ करना चाहिए। वो तुरंत सिर हिलाती है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, लंबी सोच, बिल्कुल लंबी सोच। ऑफिस लौटकर मैं फिर कहता हूँ, एक इंटरनल नोटिस जारी कर दो। आज से कंपनी की किसी भी दावत या क्लाइंट डिनर का रीइंबर्समेंट अगर रोंगशान होटल से जुड़ा होगा तो अप्रूव नहीं किया जाएगा। सामने वाला कर्मचारी दोबारा पूछता है, मतलब रोंगशान होटल का कोई भी बिल पास नहीं होगा? बिल्कुल, जैसा कहा है वैसा ही जारी कर दो। नोटिस बाहर आते ही पूरे ऑफिस में चर्चा शुरू हो जाती है। सच में अब रोंगशान नहीं जाना पड़ेगा? अरे नोटिस आ चुका है, खुद मिस्टर हुआंग ने फैसला लिया है। बहुत पहले बदल देना चाहिए था। कुछ दिन बाद मालिकन खुद फोन करती है, मिस्टर हुआंग, नया साल मुबारक। हमेशा की तरह इस बार की ओपनिंग बैंक्वेट भी हमारे यहाँ ही बुक कर दीजिए। मैं मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ। अभी भी मुझे आसान शिकार समझ रही है। मालिकन तुरंत समझाने लगती है, अरे मिस्टर हुआंग, आपको ये कीमत ज्यादा लग रही है। मैंने तो कैलकुलेटर पे बार बार हिसाब लगाया है, आपको बिल्कुल लागत वाली कीमत दे रही हूँ। एक पैसा भी ज्यादा नहीं रखा। इस साल हालात बहुत खराब हैं। मांस महंगा, सब्जियां महंगी, स्टाफ मिलना मुश्किल। आजकल वेटर रखना मतलब जैसे किसी राजा महाराजा को नौकरी पर रखना हो। होटल बाहर से बड़ा दिखता है लेकिन अंदर का हाल कोई नहीं जानता। अगर मैं आपको 10% की छूट दे दूं तो कमाई तो दूर, मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। मैं उसकी पूरी बात सुनकर शांत आवाज में कहता हूं, तुम्हारी परेशानी समझ में आ गई, लेकिन कल ही मैंने कुछ 5 स्टार होटलों से भी इसी तरह के बैंक्वेट का रेट पूछ लिया था और मजे की बात यह है कि उसी लेवल का पूरा इंतजाम तुम्हारे कोटेशन से भी कम कीमत में मिल रहा है। मालकिन का चेहरा तुरंत बदल जाता है, लेकिन वो तो 5 स्टार होटल हैं मिस्टर हुआंग, सिर्फ कीमत मत देखिए। उनका सामान तो फ्रोजन होता है, जबकि हमारे यहाँ लोकल ताजा सुअर का मांस इस्तेमाल होता है, उसी दिन तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा साथ 13-14 साल पुराना है। इतना भरोसा, इतना पुराना रिश्ता, क्या कोई ठंडी सी 5 स्टार होटल उसकी बराबरी कर सकती है? मैंने इतने साल हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं शांत लहजे में जवाब देता हूं, अगर सच में तुम्हारा सामान सबसे अच्छा है और तुम कह रही हो कि उसमें तुम्हें मुनाफा भी नहीं होता, तो फिर मैं तुम्हें नुकसान कैसे होने दूं? इस साल का ओपनिंग बैंक्वेट में कहीं और कर रहा हूं। बस फैसला हो चुका है। फोन कटने ही वाला होता है कि वो घबरा कर फिर बोल पड़ती है, मिस्टर हुआंग, मेरी बात तो सुनिए। 13 साल के रिश्ते की खातिर मैं आपको 5% और डिस्काउंट दे देती हूँ। ऐसे बिना जवाब दिए फोन काटना ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद नई कंपनी के ओपनिंग समारोह में मेहमानों का स्वागत चल रहा था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एक कर्मचारी आकर कहता है, मिस्टर हुआंग, रोंगशान होटल की मालिकन आई हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाई हैं। मैं हल्का सा चौंकता हूँ, वो यहाँ क्यों आई है? फिर कहता हूँ, उन्हें अंदर भेज दो। मालकिन मुस्कुराते हुए अंदर आती है। मिस्टर हुआंग, नई शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, हमारे होटल के बने हुए राइस केक और स्पेशल मीट, शुभ शुरुआत के लिए। आपकी कंपनी हर साल और आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। मैं सिर हिलाकर कहता हूं, धन्यवाद, आपने याद रखा। वो मौका देखकर असली बात पर आ जाती है। मिस्टर हुआंग, ओपनिंग बैंक्वेट वाली बात पर मैंने पूरी रात सोचा। मुझे लगा इतने साल का रिश्ता किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से खत्म नहीं होना चाहिए। मैंने सारे खाने पहले की तरह तैयार करवा दिए हैं।
आज सुबह ही सबसे ताज़ा सामान पहुंचा है। आपके लिए वही सबसे अच्छा प्राइवेट रूम भी रिजर्व रखा है और कीमत पर पूरे 10% की छूट दे रही हूँ। यकीन मानिए, इससे कम करूं तो सच में घाटा हो जाएगा। इसे मेरी माफी समझ लीजिए। मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ। मैंने कल फोन पर साफ कह दिया था। इस साल का बैंक्वेट मैं पहले ही जुनिवे होटल में बुक कर चुका हूँ। वो एकदम रुक जाती है। जुनिवे? एडवांस भी दे चुका हूँ। उनकी सर्विस और खाना दोनों अपनी कीमत के लायक हैं। अब उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मिस्टर हुआंग, ये ठीक नहीं है। इतने साल साथ काम किया और आपने बिना किसी मौका दिए सीधे होटल बदल दिया। मैंने तो सारा खाना पहले ही तैयार करवा दिया। ताज़ी मछलियां, जिंदा झींगे, पानी से बाहर आधे दिन भी नहीं टिकेंगे। इतना नुकसान होगा। उसका क्या? मैं सीधा जवाब देता हूं, ये तुम्हारी समस्या है। मैंने कभी भी इस ऑर्डर की पुष्टि नहीं की थी। तुमने अपनी मर्जी से पहले तैयारी शुरू कर दी। बिजनेस करती हो, इतनी बेसिक बात भी नहीं जानती? बस इतना सुनना था कि उसका गुस्सा फट पड़ा। हुआंग बाओचियांग, मैंने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा था, है ना? 13 साल तक तुम्हें भगवान की तरह रखा। सबसे अच्छा प्राइवेट रूम हमेशा तुम्हारे लिए बचा कर रखा। हर नया डिश सबसे पहले तुम्हें चखाया। अगर मेरा रोंगशान होटल नहीं होता तो क्या तुम अपने क्लाइंट्स की इतनी इज्जत से मेहमान नवाजी कर पाते? अब कंपनी बड़ी हो गई तो सीधे 5 स्टार होटलों के पीछे भागने लगे। एहसान फरामोश, थोड़े से पैसे क्या आ गए? खुद को क्या समझने लगे हो? पास खड़ा कर्मचारी तुरंत कहता है, मैडम कृपया अपनी भाषा का ध्यान रखिए। वो उसे झिड़क देती है, दूर हटो। फिर मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोलती है, आज का बैंक्वेट मेरे होटल में ही होगा। सारा खाना तैयार हो चुका है। उसका नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी ये ओपनिंग सेरेमनी ही नहीं होने दूंगी। अब मेरी बारी थी। मैं शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता हूं, पहली बात, मैंने तुम्हारा होटल इसलिए चुना था क्योंकि वो मेरे ऑफिस के पास था, सुविधा के लिए, किसी एहसान की वजह से नहीं। 13 साल में मैंने तुम्हारे होटल में करोड़ों खर्च किए हैं। हर बिल उसी समय कैश में चुकाया गया। हमारे बीच सिर्फ बिजनेस था, ना तुम पर मेरा कोई एहसान, ना मुझ पर तुम्हारा। दूसरी बात, तुम कह रही हो कि सबसे अच्छा प्राइवेट रूम हमेशा मेरे लिए रखा। पिछले साल मिड ऑटम फेस्टिवल पर जब मुझे अचानक बड़े क्लाइंट्स को लाना पड़ा, तुमने कहा था कि वो कमरा पहले ही किसी और को दे दिया गया है। मुझे तो वॉशरूम के पास वाला छोटा कमरा ऑफर किया था। आखिर में मेरी सेक्रेटरी ने 3 गुना कीमत देने की बात की, तब जाकर तुम्हें अचानक एक अच्छा कमरा मिल गया। इसे कहते हो हमेशा मेरे लिए रिजर्व। तीसरी बात, 3 साल पहले तुम्हारे होटल ने एक महंगा सी फूड टावर लॉन्च किया था। एक प्लेट की कीमत थी 3,800 युआन। उसे खाने के बाद मेरे क्लाइंट्स की तबीयत खराब हो गई थी। बाद में तुम्हारे ही एक कर्मचारी ने बताया, उस दिन लॉबस्टर ताज़ा नहीं थे। मरने वाले लॉबस्टर को फ्रीज करके उसी महंगे डिश में इस्तेमाल किया गया था। ये बात भी भूल गई? और जहां तक 5 स्टार होटल की बात है, कम से कम वहां हर चीज की कीमत साफ लिखी होती है। टिश्यू मुफ्त मिलता है, अपने खर्चे ग्राहकों पर नहीं थोपते। और एक टिश्यू के पैकेट के लिए 10 युआन मांगकर 13 साल पुराने ग्राहक और अपने ही कर्मचारी की सबके सामने बेइज्जती नहीं करते। वो तुरंत बोल पड़ती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। वो टिश्यू हाई क्वालिटी था, उसकी लागत ही 8-9 युआन थी। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, उस टिश्यू की असली कीमत क्या थी ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और 58 युआन वाली मूंगफली, बासी मछली जिसे बदलने से मना कर दिया गया, इनवॉइस बनाते समय हर बार की परेशानी, छोटे ग्राहकों के साथ खराब व्यवहार, अपने स्टाफ का खाना काटना और साल का बोनस रोकना, क्या मैं ये सारी बातें भी यहीं सबके सामने एक एक करके बताऊं? पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। मैं आखिरी बार उसकी तरफ देखकर कहता हूं, रोंगशान होटल आज जहां है वो पुराने ग्राहकों की वजह से है। मैं भी उन्हीं में से एक था, लेकिन तुमने उस भरोसे को अपना हक समझ लिया, रिश्तों को हिसाब किताब बना दिया और होटल की अच्छी पहचान को लोगों की शिकायतों में बदल दिया। आज का बैंक्वेट मैं कैंसिल नहीं करूंगा और आज के बाद मेरी कंपनी का कोई भी क्लाइंट डिनर तुम्हारे होटल में कभी नहीं होगा। तुमने सिर्फ एक ऑर्डर नहीं खोया, तुमने अपनी ईमानदारी खो दी। जिस पल तुमने एक टिश्यू के पैकेट के लिए मुझसे 10 युआन मांगे थे, उसी पल मैंने तय कर लिया था कि अब कभी तुम्हारे होटल में कदम नहीं रखूंगा। सिक्योरिटी उसकी तरफ बढ़ती है, मैडम कृपया अब आप यहां से चली जाइए। वो गुस्से से दांत भींचते हुए कहती है, ठीक है हुआंग बाओचियांग, देखते हैं तुम्हारी कंपनी कब तक इतनी अकड़ दिखाती है। मेरे होटल के बिना आगे अपने क्लाइंट्स को कहां लेकर जाओगे? इतना कहकर वो गुस्से में थूकती हुई वहां से निकल जाती है। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मैं मेहमानों की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, छोटे से व्यवधान के लिए माफ कीजिए, अब आइए समारोह आगे बढ़ाते हैं। आज यहां आने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नए साल में उम्मीद है कि हम पुरानी सारी कड़वाहट पीछे छोड़कर साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। समारोह खत्म होने के बाद एक पुराने बिजनेस पार्टनर मेरे पास आते हैं। मिस्टर हुआंग, सुना है आपका रोंगशान होटल की मालिकन से झगड़ा हो गया? फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा किया, वो औरत अब हद से ज्यादा बदल चुकी थी। पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने गया था। बच्चे से गलती से एक ग्लास टूट गया और उन्होंने पूरे 80 युआन वसूल लिए। कह रही थी कि वो क्रिस्टल ग्लास था। भाई, ऐसा कौन सा क्रिस्टल होता है जो हल्का सा टच लगते ही टूट जाए? उसी समय मेरा स्टाफ आकर बताता है, मिस्टर हुआंग, जुनिवे होटल की तरफ से सारी तैयारियां कंफर्म हो गई हैं और अभी कई क्लाइंट्स भी कह रहे थे कि वो काफी समय से रोंगशान होटल से खुश नहीं थे। सबका कहना था कि आपको ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। दूसरा कर्मचारी मुस्कुराकर रिपोर्ट देता है, सर इस महीने कई डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह टीम डिनर रखा। हर जगह से फीडबैक बहुत अच्छा आया, कीमत भी ठीक थी और सर्विस भी शानदार। लगता है सब लोग काफी पहले से बदलाव चाहते थे। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहता हूं, सपोर्ट और रिश्ते कभी भी किसी से फायदा उठाने का लाइसेंस नहीं होते। जिस दिन इंसान का दिल बदल जाता है, उस दिन सबसे चमकदार दुकान भी अंदर से खाली हो जाती है। कुछ समय बाद रोंगशान होटल की मालिकन खुद मेरे ऑफिस आती है। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी। वो झुककर धीरे से कहती है, मिस्टर हुआंग, मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। टिश्यू वाली बात, मूंगफली वाली बात, इनवॉइस की परेशानी, सब मेरी गलती थी। मुझे पता है कि अब आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी आवाज भर्रा जाती है। इन दिनों बिजनेस पूरी तरह गिर गया है। पुराने ग्राहक वापस नहीं आ रहे, नए ग्राहक भी टिक नहीं रहे। मैं कई कई रातों से सो नहीं पाई। बार बार पुरानी बातें याद आती रहीं और हर बार लगा कि गलती मेरी ही थी।
मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने 13 साल के रिश्ते की कोई कदर नहीं की। जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था। वो लगभग हाथ जोड़ते हुए कहती है, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? हम फिर से साथ काम कर सकते हैं। कीमत आप तय कर लीजिए। मैं सबसे अच्छा खाना दूंगी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगी। 1 साल, 3 साल, जितना कहें। बस एक बार फिर अपने लोगों को मेरे होटल लेकर आइए। बाकी ग्राहक देखेंगे कि आप अब भी मेरे यहाँ आते हैं। मैं कुछ पल उसे देखता हूँ, फिर शांत आवाज में पूछता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे होटल की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ना कीमत, ना खाने का स्वाद, और ना ही वो टिश्यू का पैकेट। असल समस्या तुम्हारी सोच थी। तुमने ग्राहकों को ग्राहक समझना ही छोड़ दिया और कर्मचारियों को इंसान। तुम हर चीज का हिसाब लगाने लगी, टिश्यू का, मूंगफली का, प्राइवेट रूम का। तुम्हें लगने लगा कि पुराने ग्राहकों का प्यार तुम्हारा हक है। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्ता वो होता है जब ग्राहक चाहे तो दूसरी जगह जा सकते हैं, फिर भी तुम्हारे पास वापस आए। जब मुश्किल वक्त में कोई तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम उसी भरोसे का फायदा उठाने लगो। और कर्मचारियों के साथ भी तुमने यही किया। उनका खाना काटा, उनका बोनस रोका, छोटी छोटी बातों पर सबके सामने उन्हें डांटा और बेइज्जत किया। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे यहां काम करते हैं, इसलिए सब कुछ चुपचाप सह लेंगे। लेकिन बिल तो सबके पास होता है। जो कर्मचारी रोज अपमान झेलता है, वो मुस्कुराकर ग्राहकों की सेवा कैसे करेगा? अगर दुकान के हर कोने में सिर्फ हिसाब किताब और नाराजगी भरी हो, तो ग्राहक वहां सुकून कैसे महसूस करेंगे? मैं उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहता हूं, आज तुम यहां इसलिए आई हो क्योंकि बिजनेस बंद होने की कगार पर है। तुम डर गई हो। लेकिन अगर किसी तरह होटल चलता रहता, तो क्या सच में तुम्हें अपनी गलती समझ आती? मैं खुद ही जवाब देता हूं, नहीं। तुम यही सोचती कि किस्मत खराब थी, पुराने ग्राहक एहसान फरामोश निकले, या फिर कर्मचारी वफादार नहीं थे। तुम दिल से कभी नहीं बदलती। वो जल्दी से कहती है, नहीं, मैं बदल सकती हूं। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूं, तो बदलो, लेकिन मेरे लिए नहीं, और ना ही इस एक ऑर्डर को वापस पाने के लिए। अपने लिए बदलो, उन कर्मचारियों के लिए जो अब भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उन ग्राहकों के लिए जो शायद भविष्य में पहली बार तुम्हारे होटल का दरवाजा खोलेंगे। किसी दुकान को बड़ा उसकी बिल्डिंग नहीं बनाती, उसे उसके मालिक का दिल बड़ा बनाता है। अगर दिल सीधा होगा तो छोटी सी दुकान भी लोगों से भर जाएगी, और अगर दिल टेढ़ा हो जाए तो महल जैसी होटल भी खाली रह जाती है। कई साल बाद उसी जगह अब एक नया छोटा सा रेस्टोरेंट चल रहा था। मालिक मुस्कुराकर ग्राहकों से पूछता है, खाना कैसा लगा? एक ग्राहक तुरंत जवाब देता है, बहुत बढ़िया, खाना जल्दी आया और मात्रा भी भरपूर थी। मालिक हंसते हुए कहता है, बस यही कोशिश रहती है। रेस्टोरेंट चलाना है तो सबसे पहले ईमानदारी चाहिए। फिर वो पुराने मालिक की बात याद करता है, जब मैंने ये जगह खरीदी तब पहले वाली मालिकन बुरी इंसान नहीं थी। शुरुआत में बहुत मेहनत की थी, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता गया। उसने हिसाब लगाते लगाते ग्राहकों को भी खो दिया और अपने कर्मचारियों का दिल भी। जाते समय उसने मुझसे एक बात कही थी। उसे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का था कि सिर्फ एक टिश्यू के पैकेट की वजह से उसने 13 साल पुराने ग्राहक को खो दिया। उसने कहा था, मामला 10 युआन का नहीं था। उसने उस इंसान की इज्जत सबके सामने कुचल दी थी। एक ग्राहक पूछता है, अब वो कहाँ है? मालिक जवाब देता है, अपने गांव लौट गई। वहीं एक छोटा सा नाश्ते का ठेला चलाती है। कमाई ठीक ठाक हो जाती है, भूखी नहीं रहती। मैं मन ही मन सोचता हूं, हर इंसान अपना रास्ता खुद चुनता है। अच्छी बात बस इतनी है कि दोबारा शुरुआत करने का मौका हमेशा मिलता है, चाहे वो किसी इंसान को मिले या किसी दुकान को। लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा बिल्कुल गिरे हुए पानी जैसा होता है। उसे फिर कभी पहले जैसा वापस नहीं लाया जा सकता। और शायद यही सबसे न्यायपूर्ण कीमत होती है। उस दिन जब वो शहर छोड़कर गई, उसे शायद खुद भी यकीन नहीं था कि एक वक्त की सबसे मशहूर होटल मालिकन एक दिन इस हाल में पहुंच जाएगी। वो अपनी महंगी फर वाली कोट तक साथ नहीं ले गई। 13 साल की चमक दमक एक लंबे सपने की तरह खत्म हो चुकी थी। सपना टूटा। अब उसके सामने सिर्फ कीचड़ से भरी सड़क थी और एक टूटा फूटा ईंटों का घर, जिसमें हवा भी आराम से अंदर आ जाती थी। जिंदा रहने के लिए उसने अपनी जेब में बचे आखिरी सिक्कों से कस्बे के सब्जी बाजार के बाहर एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगा लिया। टेढ़ा मेढ़ा सा शेड, 2 बर्तन, और मेन्यू में सिर्फ सबसे सस्ते मीट बन और जलेबी जैसी लंबी तली हुई ब्रेड, यानी योतियाओ। शुरुआत के दिन बेहद मुश्किल थे। रोज रात के 3 बजे अलार्म बजता। ऐसा लगता जैसे कोई कह रहा हो, उठ बहन, आज की ईएमआई तेरे सपनों से नहीं आटे से निकलेगी। ठंडी हवा हड्डियों तक उतर जाती। जो हाथ कभी हीरे की अंगूठियां पहनते थे और सिर्फ नोट गिनने के आदी थे, अब वही हाथ बर्फ जैसे ठंडे आटे में डूबे रहते। ठंड से उंगलियां लाल होकर सूज जाती। पहले ही दिन आटा गूंथते गूंथते उसकी हालत खराब हो गई। वो चूल्हे के पास बैठ गई, चेहरे पर आटा, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में अभी भी गुस्सा भरा था। वो मुझे कोस रही थी, शेफ को चोर कह रही थी और पुराने ग्राहकों को एहसान फरामोश बता रही थी। वो दांत भींच कर खुद से कहती, बस ये मुश्किल दिन निकल जाएं, थोड़े पैसे जमा हो जाएं, फिर मैं सब कुछ वापस हासिल कर लूंगी। लेकिन असल जिंदगी फिल्मों की तरह इंटरवल के बाद हीरोइन को दूसरा मौका नहीं देती। कस्बे में नाश्ता बेचकर कमाई वैसे ही बहुत कम थी। एक मीट बन सिर्फ 1.5 युआन, एक योतियाओं सिर्फ 1 युआन। सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी पूरे दिन का मुनाफा मुश्किल से 100 युआन के आसपास पहुंचता। रात को दुकान बंद करके वो पीली सी बल्ब की रोशनी में बैठती, लोहे के डिब्बे से तेल लगे मुड़े तुड़े नोट और सिक्के निकालती, एक एक करके उन्हें सीधा करती और गिनती रहती। लेकिन जैसे जैसे पैसे गिनती गई, उसके अंदर छिपा पुराना लालच फिर जागने लगा। वो धीरे से बुदबुदाई, अगर ऐसे ही बेचती रही तो जिंदगी भर कुछ नहीं बदलेगा। उसकी आंखों का रंग फिर बदल चुका था। 13 साल बड़ी होटल चलाने की आदत अब भी उसके अंदर जिंदा थी। उसकी सोच साफ थी, सिर्फ ईमानदारी से बिजनेस करने वाले सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। असली मुनाफा तो वहीं निकलता है जहां किसी की नजर ही न जाए। अगले दिन
वो मांस खरीदने बाजार पहुंची। हर बार की तरह ताज़ा मांस वाले स्टॉल पर जाने के बजाय इस बार उसके कदम खुद ब खुद बाजार के सबसे अंदर वाले एक बिना नाम के ठेले की तरफ मुड़ गए। वो पूछती है, ये मांस कितने का है? दुकानदार उसे देखकर कहता है, नई ग्राहक लग रही हो, 4 युआन किलो लगा दूंगा। वो मांस सूंघकर कहती है, इसमें तो अजीब सी बदबू आ रही है। दुकानदार हंस देता है, अरे इसे बारीक काटो, ऊपर से खूब सारा अदरक, लहसुन और मसाले डालो, फिर तेज आंच पे भाप में पका दो। इतनी समझ किसकी जुबान में है? और यहाँ के लोग 1.5 युआन में मीट बन खरीद कर क्या शाही दावत खाने आते हैं? बस मरना नहीं चाहिए। बाकी सब चल जाता है। उसकी बात सुनकर मारोंग कुछ सेकंड चुप रही। फिर वही पुरानी आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। टिश्यू का पैसा, मूंगफली का पैसा, हर चीज का हिसाब, किराया, बिजली, कोयला। अगर दोबारा ऊपर उठना है तो सीधा बनकर नहीं चलेगा। अगले ही पल वो बोलती है, ठीक है मुझे 50 किलो दे दो। और सिर्फ मांस ही नहीं, उसने तेल भी बदल दिया। पहले वो रोज ताजा सोयाबीन तेल इस्तेमाल करती थी। अब वही तेल बार बार गर्म होता, लाल से काला पड़ता, ऊपर काली झाग तैरने लगती। तब जाकर उसमें थोड़ा सा नया तेल मिलाया जाता। बन के आटे में भी उसने सस्ता फुलाने वाला पाउडर मिलाना शुरू कर दिया। बाहर से बन बड़ा दिखता, लेकिन अंदर ज्यादातर हवा ही होती। एक और लेते ही आटा टूट टूट कर गिरने लगता। इन सारी चालों का असर तुरंत दिखा। ठेले का मुनाफा लगभग दोगुना हो गया। लोहे के डिब्बे में बढ़ते नोट देखकर उसके चेहरे की थकान गायब हो गई। आटा गूंथते वक्त भी उसके होठों पर वही पुरानी नकली मुस्कान लौट आई। वो मन ही मन हंसती। दुनिया में बेवकूफों की कभी कमी नहीं होगी। हर सुबह लाइन में खड़े बुजुर्गों को देखकर वो सोचती, ईमानदारी उससे कभी जेब भरती है क्या? लेकिन इस बार वो एक बहुत बड़ी बात भूल गई। ये शहर नहीं था जहां एक ग्राहक गया तो दूसरा आ जाता। ये छोटा सा कस्बा था। यहां हर कोई किसी न किसी को जानता था। एक गली की खबर पूरे कस्बे में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। यहां ना कोई राज छिपता है और ना ही लोग जल्दी माफ करते हैं। अगली सुबह वो मुस्कुराकर एक ग्राहक से कहती है, ली आंटी, लीजिए 2 मीट बन और एक कुरकुरी औतियाओ। आज का मीट बन बहुत स्वादिष्ट है। ली आंटी एक और खाती हैं, फिर अचानक रुक जाती हैं। मारूंग घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? बहुत गर्म है क्या? ली आंटी गुस्से से उसे घूरती हैं। नाटक मत करो, सच बताओ, ये सच में ताजा मांस है? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? इसमें अजीब सी बदबू आ रही है, पूरा घटिया चर्बी जैसा स्वाद है। ये ताजा मांस नहीं है। तुम अपने ही पड़ोसियों को ऐसा खाना खिला रही हो? मारूंग तुरंत पलटकर बोलती है, खाना खाइए, लेकिन झूठे इल्जाम मत लगाइए। मैं तो सुबह सुबह ताजा मांस लेकर आई हूँ। आजकल मांस कितना महंगा है पता भी है। मैंने एक पैसा भी ज्यादा नहीं कमाया। आप मेरी बदनामी करना चाहती हैं क्या? ली आंटी भी पीछे हटने वालों में नहीं थी। वो यौतियाँ उठाकर सबको दिखाती हैं, जरा देखो सब लोग, इससे निकलने वाला तेल पूरा काला है। ये कितने दिनों पुराना तेल है? क्या तुम्हें लगता है कि किंगशुई टाउन के लोग इतने आसान हैं? सुना है पहले शहर में बड़ी होटल चलाती थी। क्या वहां भी ऐसे ही लोगों को ठग कर वापस यहां भाग कर आई हो? मारूंग का चेहरा लाल पड़ जाता है। तुम झूठ बोल रही हो, गुस्से में वो ली आंटी की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी ली आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बचाओ, ये जहरीले बन बेचती है और पकड़े जाने पर मारने भी लगी। अरे कोई है? जरा इंसाफ करो। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। मारूंग घबरा जाती है, अरे नहीं, मेरी दुकान मत तोड़ो। भीड़ के शोर के बीच मारूंग के कानों में जैसे पुरानी आवाजें बार बार गूंजने लगी। एक टिश्यू का पैकेट क्या हुआ? क्या फ्री में दे दूं? तुम्हारी सैलरी से काट लूंगी। हर शब्द बार बार उसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। और इस बार उसे पहली बार समझ आया, उसने सिर्फ एक ग्राहक नहीं खोया था, उसने अपनी ईमानदारी और इंसानियत खो दी थी। कुछ ही दिनों बाद फूड सेफ्टी विभाग ने उसके ठेले की जांच की। नतीजा साफ था, घटिया मांस, बार बार इस्तेमाल किया गया तेल और नियमों का उल्लंघन। आदेश तुरंत जारी हुआ। दुकान अस्थायी रूप से बंद की जाती है। आसपास खड़े लोग भी नाराज थे। ऐसा मिलावटी खाना बेचने की हिम्मत कैसे हुई? शहर से लौट कर आई थी और यही सब करने लगी। कुछ समय बाद कस्बे में एक छोटा सा नया नूडल स्टॉल खुला। एक ग्राहक आते ही मुस्कुराकर बोला, बहन जल्दी 2 गरम गरम नूडल्स, बहुत भूख लगी है। वो तुरंत जवाब देती है, जी अभी लाई। कुछ देर बाद ग्राहक पहला कौर खाकर मुस्कुरा देता है, वाह तुम्हारा खाना सच में बढ़िया है, इतनी मात्रा देती हो कि पेट भी भर जाता है। अब से हमारी पूरी कंपनी के लोग यहीं खाना खाएंगे। वो खुशी से कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आते रहिए, मैं हमेशा सबसे अच्छी सामग्री ही इस्तेमाल करूंगी। एक दिन मारूंग फिर से उसी मीट वाले सप्लायर के पास पहुंचती है। दुकानदार उसे देखते ही हल्का सा ताना मारता है, अरे ये तो पुरानी होटल वाली मैडम है, आज फिर सस्ता बचा खुचा माल लेने आई हो क्या? मारूंग बिना नाराज हुए शांत आवाज में कहती है, भैया मुझे 30 किलो सबसे ताजा आगे वाले हिस्से का मांस चाहिए, जरा भी ज्यादा चर्बी मत डालना। फिर सिर झुकाकर बोलती है, मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की थी, लेकिन अब मैं दोबारा सही तरीके से जीना चाहती हूँ। पूरा बाजार भाव लूंगी, एक पैसा भी कम नहीं करूंगी। वो वापस अपने ठेले पर लौटती है। एक बुजुर्ग ग्राहक को गरम गरम बन देते हुए कहती है, दादाजी गरम गरम खाइए। फिर ली आंटी आती हैं। मारूंग इस बार खुद आगे बढ़कर कहती है, ली आंटी ये वाला बन मेरी तरफ से, अगर इसमें आपको जरा सी भी बदबू या खराब स्वाद लगे तो आज यहीं इसी वक्त मैं ये पूरी कढ़ाई तोड़ दूंगी और हमेशा के लिए किंगशुई टाउन छोड़ दूंगी। ली आंटी उसे कुछ पल देखती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, अच्छा तो मुझे 2 और बन देना और एक यौतियाओ भी। मारूंग के चेहरे पर लंबे समय बाद दिल से निकली मुस्कान दिखाई देती है। जरूर लीजिए, गरम है, संभाल कर। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। किसी ने खुलेआम उसे माफ नहीं किया, लेकिन छोटे कस्बों में लोगों की जुबान सबसे सच्चा फैसला सुनाती है। धीरे धीरे उसके ठेले के सामने फिर से लाइन लगने लगी। अब सब जानते थे मारूंग के मीट बन सबसे अच्छे मांस से बनते हैं। उसकी यौतियाओ ताजे और साफ तेल में तली जाती है।
अब वो पहले जैसा बेहिसाब मुनाफा नहीं कमाती थी। पूरी लागत निकालने के बाद एक बन पर मुश्किल से 30 सेंट का फायदा बचता। शाम को दुकान बंद करते वक्त उसकी कमर अब भी दर्द करती, कपड़ों में अब भी तेल की खुशबू बसी रहती। लेकिन इस बार उसे इन सब की शिकायत नहीं थी। फिर एक सर्दी आई। एक सुबह पूरा कस्बा बर्फ से ढका हुआ था। मारोंग अपने छोटे से स्टूल पर बैठी थी। ग्राहक आने से पहले उसने लोहे का डिब्बा खोला। उसमें से एक एक युआन, 50 सेंट और 10 सेंट तक के सिक्के निकालकर लकड़ी की मेज पर रख दिए। ठंड से उसके हाथ फट चुके थे, उंगलियों में घाव थे, नाखूनों में आटे के निशान जमे हुए थे। अब उसमें पहले वाली अमीरी या शानो शौकत का कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन जब उसने उन मुड़े तुड़े नोटों को धीरे धीरे सीधा किया, एक एक करके करीने से रखा, तो उसके हाथों में पहली बार सुकून था। मेहनत की कमाई का सुकून। हल्की सी स्ट्रीट लाइट के नीचे वो उन कुछ मुड़े हुए नोटों को देखती है और बिना कुछ कहे धीरे से मुस्कुरा देती है। मारोंग उन मुड़े तुड़े नोटों और सिक्कों को देर तक देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे से खुद से कहती है, लगता है इस जिंदगी में पहली बार आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। वो फिर से सिक्के गिनने लगती है। 1 युआन, 2 युआन, 3 युआन और 50 सेंट। वो नोटों को संभाल कर डिब्बे में रखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। पैसे बहुत कम है, कमाना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरह ईमानदारी की कमाई है और शायद यही कमाई सबसे ज्यादा सुकून देती है।